सैर फलक था तखय्युल हम सफर मेरा, आसमानों पर हुआ जो गुजर मेरा। कि ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साये में अपना सब नूर रो गए हैं। अहले दुनिया जो यहाँ आते हैं अपने अंगार साथ लाते हैं। साहित्यकार का मकसद केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना ना गिराइए कि इतना ना गिरा दीजिए। वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है। दरअसल उनके आगे मशाल लेकर रास्ता दिखाने वाली सच्चाई है। 140 साल पहले 31 जुलाई को धनपत राय पैदा हुए, जो नवाब राय के नाम से लिखना शुरू करते हैं, और आज हम उनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद के 140 साल पूरे हो रहे हैं 31 जुलाई को। कुछ लोगों को ये बहुत खास बात नहीं लग सकती है, पर वो जो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि दरअसल मुंशी प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं, जितना तब थे जब वो लिख रहे थे या तब थे जब वो पॉपुलर जब तक वो रहे। पर दरअसल ये बहुत खुशी की बात नहीं है। हम इस पे आज बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हमारे समाज में, माशरे में भाषा के, जुबान के बदलने से हमारी सेंसिबिलिटीज़ जो है वो बदल गई। हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे हमने उन सारी चीज़ों को भुला दिया जो हमको हिंदुस्तान या एक आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़ा रखती थी। हमारे साथ बहुत खास दो मेहमान हैं। एक को आप सभी जानते हैं, मैं क्या तारुफ कराऊं। नसीर साहब हमारे साथ हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो एक्टर हैं या वो थिएटर डायरेक्टर हैं, क्योंकि ये बताना, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको 2 बार पद्म पुरस्कार मिल चुका है, ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है। और नसीर साहब, पहले तो आपको बधाई मोटले कि कल जो है सालगिरह है आपका जो ग्रुप है। मेरे ख्याल से वेटिंग फॉर गोदो की कल सालगिरह है, पहला नाटक जो आपने किया था। और 40 की 41 कितने साल पूरे हो रहे हैं? 41 साल पूरे हो रहे हैं जी। और हमारे साथ जमील गुलरेज साहब हैं। जमील गुलरेज साहब बहुत दिलचस्प और बहुत ज़रूरी एक काम कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य को बचाने की मशाल लेकर निकले हैं, जैसा कि प्रेमचंद ने अभी कहा कि काम क्या है साहित्य का। और कथा कथन नाम के एक समूह की स्थापना की, क्योंकि उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो ये बात बताना ज़रूरी है कि 31 जुलाई को जब मुंशी प्रेमचंद की सालगिरह होगी, जब 140 साल के हो जाएंगे प्रेमचंद हमारी दुनिया में, तब जमील गुलरेज साहब और नसीर साहब ये लोग मिलकर प्रेमचंद की कहानियों का लाइव पार्ट करने वाले हैं यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। मेरा पहला सवाल यहीं से आ रहा है इस बातचीत का, संवाद में। पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है भाई। सीरीज का नाम संवाद है, और इसका नाम संवाद इसलिए है क्योंकि किसी भी मीडिया में अब संवाद नहीं हो रहा है, लोग चीख रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि संवाद किया जाए। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है, जमील साहब, नसीर साहब, आप लोग मुलाकात आप लोग कैसे हुई, टकराए कैसे आप लोग? ये कहानी थोड़ी सी मुझे लंबी सुनानी होगी, क्योंकि ये चीज मेरे दिल में बहुत दिन से है और मैं आज तक किसी से इसे साझा नहीं कर पाया। सन 2008 में मैं ग्लोबस जो थिएटर है बांद्रा में, उसमें नसीर साहब की फिल्म अब वेंसडे देख रहा था जी। और तब तक मेरी नसीर साहब से कभी मुलाकात हुई नहीं थी, और उस वक्त एक ऐसा इल्हाम हुआ कि मैं इस शख्स को अच्छी तरह जानता हूं। तब कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं शायद कभी उनसे मिल पाऊंगा,
या फिर कभी जुड़ पाऊंगा, या कभी रूबरू होकर बात कर पाऊंगा। फिर ये हुआ कि मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, क्योंकि मैं कथा कथन तो मैंने बाद में शुरू किया, ये चैनल पहले शुरू किया। उस कहानी पे बाद में आऊंगा, मैं नसीर साहब पे फिलहाल बना रहना चाहता हूँ। तो जो मेरा YouTube चैनल जब चल रहा था, तो बीच में एक रोज एक कमेंट आया, और उस कमेंट में लिखा था नसीरुद्दीन शाह। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि नसीर साहब मेरी कहानी जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर कमेंट करें। उसके बाद फिर एक और कमेंट आया, मैंने फिर उसको अंग्रेजी में कहते हैं ना इग्नोर किया, कि या कोई somebody is playing a prank। ऐसे 3-4 कमेंट्स हुए गए, तारीफ ही कर रहे थे नसीर साहब कि भाई आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दुआएं दे रहे थे। उसके बाद एक कमेंट आया कि मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली आऊं, और जब दिल्ली आऊं तो आपसे मिलूं। तब मैंने कहा हुजूर मैं दिल्ली में नहीं, मैं तो मुंबई में हूं। तब तक नसीर साहब मुझे अपने ये सारे मैसेजेस शायद विवान के फोन से भेज रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपना नंबर शेयर किया, तो उनका एक SMS आया मुझे कि मैंने ये 4 कहानियां सुनी हैं, और मैं ये करना चाहता हूं कि आप। मैंने कहा हुजूर सोशल मीडिया के दौर में इजाजत कब किसने किसी से मांगी है? ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इजाजत मांग रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी फोन पर बात हुई। औरत के रिहर्सल के दौरान कई बार मुलाकात हुई नसीर साहब से, उनके दूसरे साथियों से भी हुई जो काम कर रहे थे, बच्चे अदाकार जो थे। और फिर वो इल्हाम जो 2008 में और वेंसडे देखते हुआ था, वो सही साबित हुआ। ये थी कहानी। तो इस कहानी के साथ अब मैं तारुफ करना चाहता हूँ, मेरे टीम के 2 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तो रुक्मिणी सेन हमारी मैनेजिंग एडिटर जो है, हमारी सीनियर साथी वो है, और सौम्या जो हमारी सबसे जो है चुलबुली और हमारी जो है नौजवान साथी हमारी टीम में है, सौम्या है। और हमने ये तय किया, क्योंकि हम सबके पास बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के लिए, तो ये तो तय था कि हम सारे सवाल पूछ नहीं सकते हैं। तो हमने तय किया कि हम तीनों ही लोग बैठेंगे, और जो सवाल बीच में दूसरे का सवाल काट के पूछ पाएगा वो अपना सवाल पूछ लेगा। तो ये हम लोगों के लिए दरअसल एक तरह की जो है वो कुर्सी दौड़ है, राजस्थान जैसी नहीं, थोड़ी पॉजिटिव टाइप की। तो मैं चाहता हूँ रुक्मिणी आप अपना सवाल पूछ ले, क्योंकि मैंने तो पूछ लिया है सबसे पहले। मैं नसीर साहब से पहला सवाल करना चाहती हूँ कि सर, आपका जो भी हमने इंटरव्यू देखा और पढ़ा, उसमें पता चला कि आप बचपन में हॉलीवुड की फिल्में देखते थे, अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी आप स्कूल में हिंदी भी अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी आपको। तो आपका हिंदी उर्दू से क्या रिश्ता है, और कब आपने हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य पढ़ना शुरू किया? उर्दू से मेरा रिश्ता ये है कि ये वो पहली जबान थी जो मैंने बोलनी सीखी, पहली जबान थी जो मेरे कानों में पड़ी। और फिर 5 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल था, आयरिश लोग चलाते थे, तो उर्दू सारी भूल गए उस दौरान। अगले 10 साल में भूल नहीं गए, कहीं जाके किसी ताख को बैठ गई, धूल से अट गई, क्योंकि अंग्रेजी में ही बात करते थे। इतनी हमें वो अचीवमेंट किसी नहीं थी कि हम अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो अम्मी से तो बात होती ही नहीं थी, क्योंकि अम्मी अंग्रेजी बोलती नहीं थी, लिखी थी नहीं वो। बाबा से अंग्रेजी में होता, आपस में हम लोग बातें करते। फिर मेरा इंग्लैंड यूनिवर्सिटी जाना हुआ और स्कूल के बाद वहाँ उर्दू से मेरा फिर ताल्लुक, और मैं चारों तरफ लोग उर्दू बोल रहे थे, बहुत ही बेहतरीन
उर्दू बोल रहे थे, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। सब मुझसे कहते थे तुम तो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलते हो यार। तो मैंने बड़े गौर से सुनना शुरू किया कि ये लहजा जो है, और बहुत आसानी से वो पकड़ में आ गया क्योंकि बचपन में सीखा था। इट केम बैक टू मी वेरी फास्ट। इससे में मेरी दिलचस्पी बढ़ी जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली गया और हिंदी के कई नाटक पढ़ने। इनफैक्ट मुझे याद है पहली जो हमारी मॉडर्न इंडियन ड्रामा की क्लास थी, जैन साहब ने, नेमीचंद जैन जी जो थे, पूछा कि भाई किस किस ने कौन कौन सा हिंदी नाटक है सब बताओ। सबने फटाफट 3-4 नाम गिना दिए। मैंने एक ही पढ़ा था। तो उन्हें यकीन नहीं आया कि एक भी तुमने हिंदी नाटक नहीं पढ़ा आज तक। मैंने कहा सर हाँ सच्ची बात है, मैंने नहीं पढ़ा। कुछ कुछ मुझे याद आता है कि अंधेर नगरी चौक राजा जैसा कोई नाटक था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं। उन्होंने कहा हाँ ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो मैंने कहा अच्छा होगा। मुझे नहीं मालूम। लेकिन तब हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया, और फिर किस्मत आपा की देन है ये। एक तो गुलजार भाई की और एक किस्मत आपा। रास्ते में और कई लोग चिराग दिखाने वाले मिलते रहे हैं। जमील साहब, महमूद फारूकी जो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। गुलजार भाई, फैज साहब, डिसेंडर्स, एक डॉक्टर आरिफा हैं पाकिस्तान में जो अंग्रेजी की अध्यापक हैं लेकिन उर्दू शायरी की वो बहुत ही स्पेशलिस्ट। तब मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत, और मैं नहीं कह सकता कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है उर्दू अदब या उर्दू शायरी से। मैं बहुत ज्यादा वाकिफ बिल्कुल नहीं, सीख रहा हूँ। और ये सीखने का जो दरअसल उर्दू के साथ और उसके बाद हिंदी के साथ जो रिश्ता बना वो नाटक के जरिए। तो फिर जमील साहब, नसीर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में अचानक से आ गया। ये जो आप उर्दू वाली कहानी बता रहे हैं, तो फिर मिर्जा गालिब करते समय दिक्कत हुई क्या शुरुआत में? दिक्कत इसलिए हुई कि मुझे लगा जी कि मैं मिर्जा गालिब को कैसे पोर्ट्रे करूंगा, इनको तो समझना ही मुश्किल है। मैं उस जमाने में कुछ मेथड एक्टिंग में यकीन रखता था कि हर एक्टर को वो किरदार बन जाने की कोशिश करनी चाहिए जो वो पोर्ट्रे कर रहा है। ये एक दौर था जिससे गुजरना जरूरी था, उससे सीखा भी बहुत कुछ। लेकिन गुलजार भाई ने मुझसे कहा कि देखो तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्क्रिप्ट में होगा, ये चीजें पढ़ लो। उन्होंने मुझे कुछ उनके खुतूत दिए, कुछ उनकी शायरी दी और कुछ उनके मजमून दिए पढ़ने के लिए। देवनागरी में खुद गुलजार भाई ने मेरे लिए ट्रांसलेट किए, वो मैंने पढ़े। और उन्होंने ये कहा कि जज्बाती तौर पर जुड़ना गालिब से ज्यादा जरूरी है। गालिब को तुम समझ तो सकते, मैं नहीं समझ सकता, दुनिया का कोई आदमी नहीं है, उस 7 जन्म लगेंगे गालिब जैसे इंसान को समझने में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रेवलेशन था एक्टिंग के सिलसिले। ये किसी एक्टर हमेशा ये किरदार के अंदर क्या है उस पे पेजेस लिखते रहते हैं कि उसके मन में ये गुजर रहा है वो गुजर रहा है, वो सब बेकार बातें। आप जब तक इमोशनली ना जुड़ सकें उस किरदार से तब तक उसको आप कामयाबी से पेश नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, लेकिन गालिब साहब, उसके बाद थोड़ी बहुत साहब की शायरी पढ़ी है, प्रेमचंद जी का थोड़ा बहुत पढ़ा है, कामतानाथ जी का थोड़ा बहुत पढ़ा है, राजेंद्र सिंह बेदी थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं यहाँ से जी मुझे यहाँ से दरअसल अब अपने विषय प्रवेश जिसे कहते हैं हिंदी में, जो हमारा सब्जेक्ट है, मुझे उसका मौका मिल गया है। जमील साहब, ये सवाल आपसे है मेरा कि एक जो मिथ है, हम लोग बार बार कहते हैं हिंदी लेखक प्रेमचंद, हिंदी लेखक प्रेमचंद, उर्दू लेखक प्रेमचंद कोई नहीं कहता। प्रेमचंद तो उर्दू लेखक थे। आप इस बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। अगर आप उनकी खुद नविश्त पढ़ें जी, जो उन्होंने 1932 में जो आपका मासिक निकलता है हंस बनारस से, उसमें प्रकाशित की थी, उसका उर्दू तर्जुमा भी है। उसमें वो जिक्र कर रहे हैं सोज़े वतन का, कि उन्होंने 1907 में अपनी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखी। उसके बाद 5 और कहानियां लिखी।
जो जमाना कानपुर में छपी, जो उर्दू का रिसाला था, वो उर्दू में लिख रहे थे, और उन 5 कहानियों का मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ। वो ये भी फरमाते हैं कि उस वक्त जी बंगाल की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका था और हालात थोड़े से गरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी 5 कहानियों में हुब्बुल वतनी के तराने गाए गए थे। हुब्बुल वतनी उर्दू में कहते हैं देश प्रेम को, राष्ट्र प्रेम नहीं, देश प्रेम। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम में बहुत फर्क है। जी तो हुब्बुल वतनी के तराने गाए गए थे। जी और उन दिनों वो कहते हैं कि मैं सरिश्ते तालीम में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था जी और हमीरपुर में तैनात था। उनका कहना है कि एक रात मुझे एक परवाना मिला कलेक्टर साहब की तरफ से कि आकर तुरंत मिलो। तो मैंने बैलगाड़ी जुतवाई, जाड़े के दिन थे, लेकिन मैं रातों रात 30-40 मील का सफर तय करके उनसे मिलने पहुंचा। जब मिलने पहुंचा तो उनके टेबल पर मुझे सोज़े वतन की जिल्द दिखाई दी, एक जिल्द, जी यानी एक कॉपी पड़ी हुई। और मेरी बात में ये बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि मैंने कहीं सुन रखा था कि खुफिया पुलिस उस किताब के मुसन्निफ को ढूंढ रही है। जी कलेक्टर साहब ने मुझसे एक एक कहानी का मतलब पूछा जी जो मैंने बताया। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि शुक्र बनाओ कि तुम अंग्रेजी अमलदारी में हो, मुगलों के जमाने में होते तो तुम्हारे हाथ काट दिए गए होते। तुम्हारी इन कहानियों में सिडिशन ही सिडिशन भरा हुआ है, वही सिडिशन जो आज बार बार इस्तेमाल होता है। कहते हैं उन्होंने कहा कि आप सारे जितने भी सोज़े वतन की कॉपीज हैं वो वापस कर दीजिए। तो वहां कह रहे हैं कि उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था जी और उर्दू में लिखा करता था, इसलिए सारी कहानियां रिसाला जमाना में छपी थी जो उर्दू का रिसाला था, जी जिसके मुदीर एडिटर दया नारायण निगम थे। तो उस वक्त तक उन्होंने कहा कुल 1000 कॉपियां छपी थी और उस वक्त तक 300 कॉपियां बिकी थी। तो मुझसे ये कहा गया कि बाकी ये कॉपियां आप जमा करा दीजिए हमारे पास, जी और मुस्तकबिल में आपको जो भी लिखना होगा हाँ वो आप इजाजत लिए बगैर नहीं लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि मैंने समझा सस्ता छूटा, क्योंकि 1000 कॉपी छपी थी, जी 300 बिकी थी, 700 बाकी थी। तो 700 कॉपी मंगा के मैंने वापस कलेक्टर साहब को दे दी। जी बट कहते हैं कि फिर अफसराने महकमा जो थे उनका दिल नहीं भरा। तो फिर एक कमेटी बिठाई गई जिसमें 2 और डिप्टी कलेक्टर, पुलिस के खुदावंद, ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने जी कि पुलिस के खुदावंद और मेरे डिप्टी इंस्पेक्टर सब बैठे मेरे बारे में मशवरा करने के लिए। जो पुलिस के खुदावंद थे वो कह रहे थे कि भाई इस आदमी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस पर मुकदमा चलना चाहिए। बट कहते कि मेरे जो डिप्टी इंस्पेक्टर थे वो मुझसे मोहब्बत करते थे, जी तो उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि मैं उसके दिल की बात मालूम करके आपको बताता हूं। और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल था कि मैं जाकर बता दूंगा कि ये सिर्फ कलम का मर्द है, इसको सियासी उमूर से कुछ लेना देना नहीं है। इधर मगर कलेक्टर साहब ने बीच में बात काटी और कहा तुम दोस्त बन के उसके दिल की ताह लेना चाहते हो, जिसको मैं कमीनापन समझता हूं। जी फिर उसके बाद हुआ ये, उन्होंने कहा कि जाके आप पता कीजिए और अगर इसमें सेडिशन है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाइए, या फिर अगर नहीं है तो तंबी देकर छुड़वा दीजिए। तो यहां से ये बात तो साबित होती है
कि वो नवाब राय के नाम से उर्दू में ही लिखा करते थे। जी यह हमारी बदकिस्मती है कि उर्दू वालों ने उन्हें अपना बनाकर पकड़कर नहीं रखा, छोड़ दिया। उनकी वफात के काफी अरसे तक जी उनके मजमूए यहां वहां बिखर गए। किसी ने पाकिस्तान में उनको जमा किया जी और पहली बार वापस लेकर आए। जी फिर उसके बाद उनके एक और मद्दाह थे, प्रेम गोपाल मित्तल, जी जिन्होंने उन्हें फिर मुरतब करना शुरू किया। जी अब तो खैर सुना है कि कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जी ने उनकी जो कुल्लियात है जी वो 24 जिल्दों में जी 24 वॉल्यूम्स में छाप दी हैं। जी लेकिन प्रेमचंद खुद जिंदगी जमील साहब, प्रेमचंद खुद भी तो बहुत इस चीज को लेकर नाराज थे, जो हिंदी बनाम उर्दू का पूरा फसाद फैलाया जा रहा था। जी परेशान तो थे। मैं आपको जमाना ने एक प्रेमचंद नंबर निकाला था जी जिसमें कई मजामीन है, बड़े बड़े लोगों के मजामीन है। लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने मजामीन लिखे होंगे मुंशी प्रेमचंद पर। जी इसमें एक मजमून है मुंशी प्रेमचंद पर जो फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। जी आज तक किसी ने आप लोगों में से सुना था कि फिराक गोरखपुरी का एक मजमून है मुंशी प्रेमचंद पर? बिल्कुल, मैंने तो नहीं सुना था, और शायद हम तीनों में से तो किसी ने नहीं सुना था। तो मैं आपको उसमें से एक मजमून का छोटा सा हिस्सा सुना रहा हूं। जी इसे लिखा था अबू उमर जकरिया भागलपुरी ने, जी जो उस वक्त उर्दू में एक रिसाला मोमिन गजट के नाम से कानपुर से शाये हुआ करता था। जी वो उसके एडिटर थे। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी का तनाज़े चल रहा है जी और आमदन एक जबान को दो बनाया जा रहा है। जी हिंदी के मानने वाले संस्कृत की मदद लेकर और उर्दू के मद्दाह अरबी और फारसी की मदद से जबान को जी जिस कदर शकील बना सकते हैं बनाए जा रहे हैं, ताकि ये हिंदू और मुसलमानों की दो अलग अलग जबानें नजर आए। ये अजनबियत हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद और मोहब्बत में फर्क डाल रही है। मुंशी प्रेमचंद की हस्ती वो हस्ती है जिसने इस अजनबियत की डरावनी सूरत को देखकर फौरन मुस्तकबिल को भांप लिया। आपने उर्दू की मुसलसल खिदमत शुरू की और उतनी ही मनमोहनी सादगी बरत के हिंदू हजरात को भी लोट किया। इधर हिंदी का कलम भी संभाला और हिंदी को ब्रज भाषा में रंग दिया और उर्दू को आम फहम जबान में बनाए रखा। आगे और कुछ कहने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। तो हम लोग अभी लाइव आने से पहले नसीर साहब और जमील साहब एक बात कर रहे थे कि कैसे आप लोगों ने जब शेक्सपियर को पढ़ा तो उसमें कहावतें जो थी वो अब आम भाषा में यूज होने लग गई हैं, पर वो शेक्सपियर ने इजाद की थी। तो इसी पे ही सवाल था कि हमारी दादी की जनरेशन ताने भी मुहावरे और कहावतों में कसती थी। मतलब मेरे मम्मी पापा की पेरेंट्स की जनरेशन वो प्यार की बातें भी कहावतों में, तारे तोड़ लाना या अपने मेहनत की सब मुहावरों में करते हैं। ये जो मुहावरे हमारी जुबानों से गायब हुए हैं, ये क्या ये जुबानों की अंत की वजह है या हमारी सामाजिक जो इंटरेक्शंस कम हुए हैं लोगों से या नेचर से, उसकी वजह से हुआ है? आपको क्या लगता है? मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब पहले नसीर साहब दें। अप्रिसिएशन कम हो गया है जबानों का, मेरे ख्याल से जिंदगी के हर शोबे में। पढ़ना कितना कम हो गया है यंगर जनरेशन में। पढ़ते भी हैं तो स्क्रीन पर पढ़ते हैं और वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज के लिए मिस्टेक करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कम हो गया। अगर आप शेक्सपियर का या दास्तान गोई की आप कोई कहानी पढ़ें
या पुराने लेखकों की, बुखारी वगैरह की, तो उसमें किस कदर खूबसूरती है उन डिस्क्रिप्शंस में। जो दास्तान गोई जो था वो कॉमन आदमियों का मनोरंजन था। नवाबों वगैरह के पास तो क्लासिकल म्यूजिशियंस थे और कथक डांसर्स थे और खुदा मालूम क्या क्या था। दास्तान, और आप दास्तान गोई आज पढ़ें तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी उसमें फारसी और तुर्की जबान का इस्तेमाल है, लेकिन वो आम जबान थी उन दिनों में। तो जबान का वजन घटते घटते यहाँ तक पहुंच गया है। और जैसा कि जमील साहब ने भी पढ़ के बताया, जो फिराक साहब ने जो लिखा था, कि ये एक डिलिबरेट चीज थी कि हिंदी और उर्दू को मजहबी रंग दिया जाए। और मुझे याद है बचपन में हम आकाशवाणी में खबरें देवकी नंदन पांडे जी की सुनते थे, एक शब्द समझ में नहीं आता था। और रेडियो पाकिस्तान से अनवर बहजाद एक थे, उनकी खबरें सुनते थे, वो भी एक लफ्ज समझ में नहीं आता था। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने क्लेम कर लिया उर्दू को अपनी जबान का, हालांकि बहुत कम परसेंटेज है पाकिस्तान में जो उर्दू सही बोलते हैं, वहां और हजारों जबानें हैं जो बड़ी खूबसूरत जबानें भी हैं। तो ये एक डिस्टिंक्शन बनता गया, और फिर कहीं पर सारा मामला गडमड हो गया कि विदेशी इन्फ्लुएंस, जो पश्चिमी इन्फ्लुएंस जो हमारे ऊपर पड़ा, कि माँ बाप भी अपने बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करते हैं। पढ़ा लिखा सिर्फ उसी को समझा जाता है जो अंग्रेजी बोलते हैं। और आजकल के तो आप अध्यापक को देख लीजिए, उनकी अंग्रेजी सही नहीं है। जो मेरे बच्चे जो स्कूल में बताते हैं कि हमें ये बताया गया, तो मैं कहता हूँ बेटा ये तो गलत बात है, ये तो हैरत की बात नहीं है। कोई हैरत की बात ये भी नहीं होगी कि अगले 20 साल में SMS स्पेलिंग में किताबें लिखी जाने लगें। कदर घट गई है, और मुझे बहुत दुख होता है इस बात से, क्योंकि मेरे हिसाब से स्पोकन वर्ड जो है वो मंच पर सबसे खूबसूरत चीज है। उससे इवोकेटिव, उससे ज्यादा एक्सप्रेसिव कुछ नहीं हो सकता स्टेज पर। मैं मोटले के बारे में पूछना चाहती थी सर, कि आप जब फिल्में कर रहे थे तो आप साथ में थिएटर भी कर रहे थे। मतलब हाल फिलहाल तो आपने बहुत थिएटर किया है। आपने जब थिएटर करने का सोचा तो आपने भी प्रोग्रेसिव राइटर्स को ही पिक किया? आपने नहीं, उससे पहले हमने और बहुत सारे नाटक किए हैं। आपने शॉ और बहुत कुछ किया उससे पहले। मैं हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ, जब आपने मंटो और इस्मत को पिक किया, तो ये आपका जर्नी क्या रहा? आपने खुद ही बोला कि शुरू से प्रोग्रेसिव राइटर्स के साथ ही सिर्फ काम किया है, ऐसा नहीं है। तो आपका लिटरेचर पिक करने का अपने काम के लिए क्या आपका जर्नी रहा? जब तक मैं स्कूल में था और कॉलेज तक मैं समझता था कि विलियम शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के अलावा कोई तीसरा नाटककार है ही नहीं दुनिया में। आगा हशर कश्मीरी तक का नाम नहीं सुना था मैंने। और दिल्ली में आकर मेरा एक्सपोजर बढ़ा। अलीगढ़ में भी जो मुझे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत क्या कहते हैं मुतासिर किया, उन्होंने भी मेरा परिचय जो है वो वेस्टर्न नाटककारों से करवाया, क्योंकि मैं अंग्रेजी ही बोलता रहता था। हालांकि वो थे उर्दू दां सारे के सारे, जाहिदा जैदी और मुनीबुर रहमान साहब फारसी बोलते थे और उर्दू बोलते थे। लेकिन कुछ इस तरह से उनको लगा कि मेरा मिजाज इस तरह है, तो उधर ले गए। फिर मुझे कई साल अंग्रेजी नाटक करते रहने के बाद हमारा ग्रुप अंग्रेजी ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि मैं अंग्रेजी को भी हिंदुस्तानी जबानी समझता हूँ, जितनी बाकी जबानें हैं हमारी एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी भी होती है, तो मैंने नाटक करने की कोशिश की हिंदुस्तानी अंग्रेजी में, कुछ नाटकों को अडेप्ट करके, लेकिन मन नहीं भरा। और फिर अपनी जबान में कुछ करने को जी चाहा, और इस्मत आपा की कहानियां आसमान से गिर पड़ी मेरी गोद में। उसके बाद मैंने उर्दू अदब पढ़ना शुरू किया, और वो कहानियों का सिलसिला जब हमने करना शुरू किया तो बहुत कुछ मेरे ख्याल थिएटर के बारे में और एक्टिंग के बारे में क्रिस्टलाइज हुए, और मैं बहुत ज्यादा क्लियर हो गया अपने दिमाग में कि एक नाटक को पेश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेहद तो हजार शुक्र है, इस्मत आपा की दुआएं हमारे साथ हैं, ऐसा लगता है। जमील साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि प्रेमचंद, क्योंकि हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, तो मुंशी प्रेमचंद तो मुंबई भी आए थे फिल्म लिखने के लिए। मजदूर फिल्म उन्होंने लिखी भी।
उस वक्त के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि वो वापस गए, उनका वो सफर कैसा था? पहले तो मैं प्रेमचंद जी क्यों नहीं टिक पाए मुंबई में? पहले तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं सालगिरह है और उस मौके पर हम जश्न प्रेमचंद का एहतमाम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपके फिल्म वाले जब सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ी सी बात जबान पे करना चाहता हूं जी। हमने जो जबान सीखी थी जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, तो उस वक्त हम जबान सीखते थे ऑल इंडिया रेडियो से, आकाशवाणी से। फिर जब टेलीविजन आए तब हमने सीखी दूरदर्शन से। उस वक्त तक हिंदी या उर्दू का गलत नशर होना, ब्रॉडकास्ट होना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। मुझे मालूम है, मेरे एक दोस्त ब्रिजभूषण जी जो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में असिस्टेंट हुआ करते थे प्रोग्रामिंग के, और उस वक्त जोश मलियाबादी डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के, और जब वो कहा करते थे कि मुझे इस बात का पता नहीं है, तो सर पर एक चपत पड़ती थी उनको जो साहब की तरफ से कि पता लिफाफे पर होता है, तुम्हें मालूम नहीं है। ये आलम था जी। आज जो जबान मैं सुनता हूं रेडियो पर या टेलीविजन पर, उससे जो बच्चे सुनकर बड़े हो रहे हैं वो क्या सीखेंगे, आप मुझे बताइए। उनको तो यही लगेगा कि वो जबान जो वहां सुन रहे हैं वो वही सही जबान है। और जो मैं देख रहा हूं नेटफ्लिक्स वगैरह पे हिंदी सीरीज में, और जो गालियों की भरमार है, तो आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि गालियां आम चीज है, तो कोई हर्ज नहीं है बात बोलने में। खैर, वो बात एक तरफ। अब मैं लौट रहा हूं आपके मुंशी प्रेमचंद के फिल्म वाले तजुर्बे पे। वो यहां आए, उन्होंने 2 फिल्में लिखी जहां तक मुझे याद है। एक तो मजदूर थी और दूसरी जो आई थिंक उसका नाम उन्हें किसी नॉवेल से या अफसाने से लिया था, बाजार हुस्न था जहां तक मुझे याद पड़ता है। और वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, इसलिए कि जैसा कि होता है फिल्मों में, जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो आपकी राइटिंग में बहुत ज्यादा हद तक इंटरफियर करते हैं। उससे नालना थे, इसलिए बनारस वापस जा रहे थे। उस वक्त बॉम्बे टॉकीज अपने उरूज पर था। हिमांशु रॉय ने मुंशी प्रेमचंद से बहुत कोशिश की उनको मनाने की कि वो बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन कर जाएं और उनके लिए फिल्में लिखें, लेकिन वो राजी नहीं हुए। हिमांशु राय यहां तक गए कि उनसे कहा कि आप बनारस बैठकर लिखिए कहानियां, वहां से भिजवा दीजिएगा। बट जो कुछ उनकी कहानियों के साथ फिल्मों में हो चुका था, मैंने कहीं पढ़ा है किताब में कि वो कहते हैं मजदूर तो फिर भी ठीक ठाक बन गई, लेकिन बाजार हुस्न का जो हश्र हुआ, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अपने देहात वापस जा रहा हूं और मैं वहीं खुश रहूंगा। तो मेरे ख्याल से यह सिलसिला आज भी जारी है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का, राइटर को सिखाने का कि कैसे लिखे। और मुझे लगता है अदाकार भी कुछ हैं जो सिखाते हैं शायद, इसीलिए मैंने कभी फिल्मों का रुख नहीं किया। तो अच्छा, जमील साहब जो बात कर रहे थे वो मैं एक बार जो है वो आप लोगों को थोड़ा तफसील से बता देना चाहता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर एक लिंक आ रहा है जो आप अभी देख पाएंगे। यूट्यूब पे जमील गुलरेज जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर 31 जुलाई को, इसी आने वाली 31 जुलाई को जो है वो नसीर साहब और जमील साहब के कुछ और साथी जो कथाकथन की टीम के मेंबर हैं, ये लोग प्रेमचंद की कुछ कहानियां जो हैं वो पढ़ेंगे लाइव आप सब लोगों के लिए।
और मैं तो अब ये पूछना चाहता हूँ नसीर साहब कि आप कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं? मैं शतरंज के खिलाड़ी। क्या वजह जो रही? हाँ जी जी वजह की है कि मुझे वो बहुत बेहद पसंद है, जी बड़ी मजेदार कहानी है, जी और मजेदार होने के अलावा एक अजीब किस्म की उसमें ट्रेजेडी भी मौजूद है, जी एक सोशल कंडीशंस की तस्वीर है जो काफी बिटर सी है, एक तंज है उसमें उस समाज पर, उस तरह के लोगों पर, और बहुत ही बढ़िया कहानी है, और मेरे ख्याल से उसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जब कहानियां करना शुरू किया हम लोगों ने मंच पर, तो मुझे समझ में आया कि ब्रेश्ट क्या कह रहे थे जब वो एलियनेशन की बात करते थे। वो कहते थे कि एक्टर को किरदार बन नहीं जाना चाहिए, उसको किरदार से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना चाहिए और उस किरदार को पेश करना चाहिए। जी तो उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है भाई, अगर मैं एक सिपाही का रोल कर रहा हूं तो मुझे सिपाही की तरह महसूस होना जरूरी है। लेकिन ये कहानियां करते वक्त मैं ये समझा कि कहानी सुनाने वाला और किरदार वो दो अलग अलग चीजें होती हैं, जी और उसको कैसे पेश किया जाता है, और वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही कीमती लेसन था। तो शतरंज के खिलाड़ी में बेहद गुंजाइश है अलग अलग किरदारों को खेलने की और एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने की। जी ये इसमें इसमें एक दिलचस्प बात मेरे दिमाग में अभी आई कि क्या, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि प्रेमचंद की कहानी जो शुरुआत में मैंने जब बात की, वो हम अभी भी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें देखते हैं जो हम बार बार कहते हैं। हिंदी में एक खराब सा शब्द है, मतलब घिसा पिटा शब्द है, प्रासंगिक या रिलेवेंट अंग्रेजी में। शतरंज के खिलाड़ी को आपने आसपास आप कहीं देख पाते हैं? आप दोनों लोग क्या मौजूद लगती है वो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल एपैथेटिक हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन पर असर नहीं होता, जिनके आंखों के सामने से हादसे गुजर जाते हैं और जो रजिस्टर नहीं होते उन लोगों के दिमाग में। ऐसी तादाद बहुत है हमारे मुल्क में। उस कहानी में नसीर साहब मुंशी जी की अपने अल्फाज में है कि वो ऐसे लोग थे जो मुल्क कौम के लिए नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इंफरादी तौर पर बहुत कवि। जी रुक्मिनी, आप कुछ पूछे जी? सौम्या क्या आप सौम्या कुछ पूछ रही थी आप? नहीं, मैं वही जरा सा थोड़ा सा काम रुका हुआ मेरा। जी 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 सौम्या। अच्छा, मैं बस मैं एक सिनेमा पे सवाल पूछना चाहती थी, कहानी पे छोटा सा सवाल है। तो नसीर साहब, आपकी जो फिल्म है मासूम, उसमें हर किरदार और सबको बहुत वक्त दिया गया, सारी रिलेशनशिप को, सब कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो एंड जब होता है तो समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। पर अब जो कई मूवीज आती हैं, कई कहानियां लिखी जाती है, उनमें वो वक्त ही नहीं दिया जाता किरदारों के बिल्ड होने का, उस कॉन्फ्लिक्ट के बिल्ड होने का। क्या ये वजह है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स अब मेमोरेबल नहीं है? मुझे मालूम नहीं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी की पॉपुलर सिनेमा में कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन होता है। अच्छा। कैरेक्टर को पेश करने का, और वो सारी बातें शब्दों में कही जाती हैं, वो दिखाया नहीं जाता। सिनेमा तो है वो ऐसा मीडियम है जो शब्दों पे डिपेंडेंट नहीं है नेसेसरीली। उस कॉन्फ्लिक्ट की नेचर को समझना जरूरी है, जो मेरे ख्याल से शेखर, क्योंकि उस तरह के बैकग्राउंड से है जिसमें मासूम कहानी सेट है जी, उन लोगों को अच्छी तरह समझता था, और इसीलिए वो उनको पेश कर पाया सच्ची जिंदगी से इंस्पायर होकर। हमारे पॉपुलर लेखकों और फिल्म मेकर का प्रॉब्लम ये है कि वो अपना इंस्पिरेशन जिंदगी से नहीं ड्रॉ करते हैं, वो पुरानी फिल्मों से ड्रॉ करते हैं। उनके सारे रेफरेंसेस पुरानी फिल्मों के होते हैं कि उस फिल्म में ये बड़ा अच्छा था यार, शोले में ऐसा हुआ था, मदर इंडिया में ऐसा हुआ था, गंगा जमुना में ऐसा हुआ था, प्यासा में ऐसा कुछ सीन डाले, बजाय ये चारों तरफ कि भाई जिंदगी में क्या हो रहा है, वहां से हम कुछ मटेरियल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। और मेरे ख्याल से मासूम की खासियत यही है
और जो सच्चाई से वो रिलेशनशिप पेश किया गया है, हालांकि वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन वो फिल्म हर एक ने देखी है। मैं जहां जाता हूँ गांव खेड़े तक में लोगों ने मासूम देखी है और सबको पसंद है, सच्चाई से कही उनका। हम पर लोग सर अगर ये मासूम तो वैसे इंस्पायर्ड है एरिक सीगल के मैन वुमन एंड चाइल्ड से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो किताब दी थी शेखर ने मुझे, मैं पढ़ नहीं सका, वो 4-5 पेज की था। आपको क्या लगता है कि साहित्य से जब कोई अडेप्टेशन होता है तो उससे भी फिल्म पर असर पड़ता है? क्योंकि जो हम फिल्में देखते हैं, जो मतलब विदेशों में तो बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जाती हैं जो अच्छे साहित्य पे फिल्में बनाई जाती हैं, क्या आपको लगता है कि वो हमारे यहाँ इस वक्त मिसिंग है? अभी फिल्म मेकर्स हमारे कोई किताबें अगर पढ़ा करें तो तब ये शिकायत मौजूद है। जी क्योंकि मासूम जैसे सौम्या ने भी मेंशन किया और आपने भी कहा कि बहुत खूबसूरत फिल्म है, पर उसका जो इंस्पिरेशन है वो साहित्य से ही है, पॉपुलर साहित्य है, पर साहित्य से ही इंस्पायर्ड है। आप मैन वुमन एंड चाइल्ड पढ़ें, वो मासूम की जो कहानी है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिर्फ जो उसका प्रेमाइज है वो बोरो किया गया है। और यही नहीं, आप पश्चिम में भी देख लीजिए, जो भी बहुत ही बेहतरीन किताबों पर फिल्में बनी हैं, उन पर उनके लेखक हमेशा नाखुश रहे हैं। 2001 स्पेस ओडिसी जो एक मास्टरपीस मानी जाती है, दुनिया मानती है, आर्थर सी क्लार्क नाखुश थे उस फिल्म से। क्लॉकवर्क ऑरेंज से एंथनी बर्जेस नाखुश थे। अब चार्ल्स डिकेंस जिंदा होते या शेक्सपियर जिंदा होते तो शायद जो उनके लेख पर जो फिल्में बनती हैं शायद उसको देख के वो खुशी कर देते। तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेरे ख्याल से ग्रेट लिटरेचर को ट्रांसफर सिनेमा में नहीं ट्रांसलेट किया जा सकता, क्योंकि मीडियम अलग है। एक शब्दों का मीडियम है, एक विजुअल्स का मीडियम है, और इसीलिए ये नाकाम रही है मेरे ख्याल से। एक आध एक्सेप्शंस जैसे गॉन विद द विंड, जो कि बहुत ही रोमांटिक किस्म की किताब है, या गॉडफादर जो कि बड़ी एक्साइटिंग किस्म की किताब है, वो एक किताब जैसा एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन वो तजुर्बा कभी नहीं आपको मिल सकता जो पढ़ने में मिला है आपको, क्योंकि आपने अपने जहन में एक तस्वीर बनाई है। कोई भी विजुअल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हम लोग चूंकि अब अपने शो के एंड की ओर, नसीर साहब को देर भी हो रही है, हम लोग एक मिनट मैं इसमें एक से बात कहना चाहता हूँ कि मुश्किल ये है कि हमने अपने देश में अपने साहित्यकारों को नकारना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो स्कूल के सिलेबस से मुंशी प्रेमचंद हटाए जा रहे हैं लगातार जी। आप हिंदुस्तानी साहित्यकारों को, अदीबों को नहीं जानते। आज के बच्चे अंग्रेजी अदीबों और राइटर्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे आपको। खैर जी, माफ कीजिएगा। एक दर्शक ने सवाल पूछा नसीर साहब से कि आपको प्रेमचंद की कौन सी कहानी पसंद है, और कभी आपको लगता है कि जो शतरंज के खिलाड़ी की तो हमने बात कर ली, कोई कहानी आपको ऐसी लगती है, जमील साहब आपको भी, जिसपे कोई फिल्म बन सकती थी क्या, या नहीं बनी कभी ऐसी कोई कहानी? हालांकि कई सारी फिल्में बनी है जी। गोदान पे फिल्म बनी है, गबन पे फिल्म बनी है जी, कफन पे फिल्म बनी है जी, तेलुगु में मैंने बनाई थी जी। मेरे ख्याल से उनमें से कोई भी फिल्म मुकाबला नहीं कर सकती उस लेखन का, क्योंकि एक महान लेखक जो एक गाय के किस तरह से अपनी पूंछ हिला रही वो डिस्क्रिप्शन अल्फाज में देता है, उसको आप मैच नहीं कर सकते किसी भी विजुअल के साथ। या किसी एक हसीन औरत का जो डिस्क्रिप्शन इस्मत आपा करती हैं, या एक लूस किस्म की औरत का, वो अगर आप दिखा दें तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। वो द मैजिक ऑफ द स्टोरी इज इन द डिस्क्रिप्शन, आई थिंक जी। अच्छा, हम लोग चूंकि जी हम लोग कोई भी फिल्म ना बनाए जी हम लोग अपने एंड की ओर चूंकि बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो आज का टॉपिक था, हम बस वहां पे लौट के हम एक वो करना चाहते हैं। नसीर साहब को देर भी हो रही है, आप दोनों से जी बिल्कुल, इसको हम खत्म बिल्कुल एंड की, ये आखिरी जी। तो मैं बस जो हमारा आज का टॉपिक था उस पर आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि जो जुबान, समाज और सेंसिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, सेंसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, क्या आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा
कि क्या जो जुबान का स्ट्रक्चर बदला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे समाचार जो खबरें थी, तो जब हम ये कहने लगते हैं सीधे कि रेल दुर्घटना 100 मरे, जब वो 100 आदमी नहीं रह जाते हैं, लोग नहीं रह जाते हैं, इंसान नहीं रह जाते हैं, 100 मरे, ठीक है। जो जुबान जिस तरह से बदली है सोसाइटी की, क्या उससे हमारी सेंसिबिलिटीज पे असर पड़ा है, या आप दोनों को लगता है कि लगातार जुबान के खात्मे से जो उसके जो डिटेरिएट हुई है? जी एब्सोल्युटली। और सिर्फ इसी से नहीं, फेलिनी साहब ने ये बहुत साल पहले ये बात कही थी कि ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो टेलीविजन से है, क्योंकि टेलीविजन पर आप एक वियतनाम में एक जख्मी आदमी की फुटेज देखते हैं और आप एक बटन दबाएं और आपको एक हिंदी फिल्म से टोमेटो सॉस में लिखा हुआ एक आदमी दिखाई देता है, और थोड़ी देर बाद आप फर्क महसूस नहीं कर पाते इन दोनों में। जो डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, वो भुलवा रही है टेलीविजन। और जिस मशीन गन स्पीड से इमेजेस आते हैं आपके ऊपर, वो आपके दिमाग पे डेफिनेटली असर करेंगे। अभी के न्यूज चैनल्स को आप देखते हैं, आपको लगता है कि जुबान की दिक्कत है भयानक वहां पे? वही बात जबान के साथ ही लागू होती है जी, कि इमीडिएट वाली जो बात है, इमीडिएट कांटेक्ट जी। जमील साहब। और सुपरफिशियल। हाँ जी जी जी, नसीर साहब। जी नसीर साहब। मुझे तो आजकल जो हिंदी चैनल्स और दूसरे चैनल्स पे न्यूज दिखाई देते हैं जी, वो जिस ढंग से आजकल क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में रहा हूं 50 साल से, जी, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज खबरें जैसे हम लोग एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाया करते थे, उस तरह से खबरें तैयार की जाती हैं। कुछ अल्फाज जो हैं वो आपको लगभग हर चैनल पे एक जैसे मिलेंगे। जैसे कल मुझे 492 साल के इंतजार के बाद एक नहीं कई चैनल्स पे सुनाई दिया। इसका मतलब एक ब्रीफ दी जाती है जी। और एक बहुत बड़े एडिटर का मैंने इंटरव्यू सुना जी, कि हम खबरें वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे तो हमारी टीआरपी गिरेगी, और टीआरपी गिरेगी तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। जी। अगर आप खबरें इस एतबार से दिखाएंगे जी, तो वो खबरें कहां तक होंगी मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल, ये वही वाला आर्गुमेंट है जो हिंदी मसाला फिल्में बनाने वाले कहते हैं कि भाई हम तो ऑडियंस को वही देते हैं जो ऑडियंस को चाहिए। इल्जाम ऑडियंस दिया जाता है। हाँ, बट हुआ ये है कि एक वक्त था कि जर्नलिज्म में लोग अपनी जान देने को तैयार होते थे सच कहने के लिए। मुझे याद है जब मैं नया नया था एडवर्टाइजिंग में और गिरिलाल जैन टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हुआ करते थे, गिरिलाल जैन से मिलने से पहले टांगे कांपा करती थी। जी। आज वैसे जब पत्रकार मुझे तो नजर नहीं आते भाई। सॉरी, मैं इजाजत चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ जी नसीर साहब, हम लोग बस अपना शो ये एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपका, जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प बातचीत रही। रुक्मिनी आपका शुक्रिया, सौम्या आपका भी शुक्रिया। और हम लोग चलते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं आपसे संवाद में। मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए जरूर जिन्होंने नहीं पढ़ा है। और 31 जुलाई को नसीर साहब और जमील साहब साथ में कथा कथन का एक शो कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर, जश्न प्रेमचंद, जिसका एक प्रोमो या टीजर के साथ मैं आप लोगों को छोड़ के जाता हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। फैज साहब ने कहा था, आजिजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमा के दुख दर्द के मानी सीखे। मुंशी प्रेमचंद और अल्लामा इकबाल हम असर थे, समकालीन थे। अल्लामा इकबाल को पढ़ना पहाड़ फतेह करने के बराबर है। तो अगर अल्लामा इकबाल अपनी नज्म सैर फलक में कहते हैं कि लोग जब ऊपर आते हैं तो अपना दोजख साथ लेकर आते हैं, ऊपर कोई दोजख नहीं है। सैर फलक था तखय्युल हम सफर मेरा, आसमानों पर हुआ जो गुजर मेरा। उड़ता जाता था और न था कोई जानने वाला चरख पर मेरा। तारे हैरत से देखते थे मुझे,
राज़े सरबस्ता था सफर मेरा। तो वो प्रेमचंद की उसी बात की तर्जुमानी कर रहे होते हैं जो उन्होंने कफन में कही है कि दादा बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को तड़पाया नहीं। तो वहां वो भी उन्हीं कर्मों की बात कर रहे हैं कि आप या तो अपनी जन्नत साथ ले जाते हैं या अपना दोज़ख साथ ले जाते हैं। ये मकाम खुन्क जहन्नुम है, नार से नूर से दही आगोश। शोले होते हैं मुस्तार इसके, जिनसे लर्जा है मर्द इबरत पोश। अहले दुनिया जो यहां आते हैं, अपने अंगार साथ लाते हैं। 31 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे से 7 बजे हम जश्न प्रेमचंद मनाएंगे। कि ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साये में अपना सब नूर रो गए हैं। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद का यौम वलादत है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जो हम हर साल बड़े शान से मनाया करते थे। 31 जुलाई की बात जब मैंने नसीर साहब से की, तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, नसीर साहब ने खुद ही कहा कि मैं भी एक कहानी पढ़ दूं। मैंने कहा नेकी और पूछ सर। हस्बे मामूल जैसे मैं कहता हूं कि आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। 31 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे से 7 बजे हम जश्न प्रेमचंद मनाएंगे। सैर फलक था तखय्युल हम सफर मेरा, आसमानों पर हुआ जो गुजर मेरा। कि ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साये में अपना सब नूर रो गए हैं। अहले दुनिया जो यहां आते हैं, अपने अंगार साथ लाते हैं।